2023 मिशन में जुटी बीजेपी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक पर छत्तीसगढ़ में सियासत। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं की बैठक ली। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि बीजेपी 2023 में किस प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। नेताओं से कार्य योजना को लेकर भी बातचीत हुई। इतना ही नहीं, पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने पर भी बैठक में जोर दिया गया है। यानी बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। जो अब तक की हमारी गतिविधियां रही है, राजनीतिक हालात रहे हैं, इसको लेकर बातचीत हुई है और आगे किस प्रकार से हम तैयारी करें, क्या तैयारी है हमारी, क्या योजनाएं हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पार्टी की गतिविधियों को और बढ़ाएंगे, पूरी ताकत से लगेंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठक ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस भी बीजेपी की हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नजर नहीं आ रही, इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कई हथकंडे अपना रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले में नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए गृह मंत्री साम दाम दंड कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ की हमारी सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को परेशान करने का भी प्रयास किया जाता है, मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो पाएगी। हम लोग 2023 में फिर से सरकार में आएंगे। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे, इसलिए अब कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर तेज हो गया है। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिशें दोनों ही दल कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के लिए दिल्ली से प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस है। वो 2023 के चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है 23 का मैदान, दिल्ली का प्लान। जी हां, दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक के बाद ये कयास और भी तेज हो गए हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्लान तैयार कर रहा है और उसकी रणनीति के साथ प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस इस बैठक पर तंज कस रही है। उसका कहना है कि प्रदेश में बीजेपी कहां है, नजर नहीं आ रही है। करेंगे आज चर्चा इसी विषय पर। पहले मिलिए उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। और राम अवतार तिवारी जी पैनलिस्ट के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता मेहमान तिवारी जी के टिप्पणी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। घनश्याम जी, 2018 के विधानसभा चुनाव याद आ रहे हैं मुझे, जब 15 साल की सत्ता जाने के बाद जनता ने आपको कमान सौंपी, बेतहाशा प्यार भी दिया, वोट भी दिए, जिम्मेदारी भी दी। अब लगभग 4.5 साल से अधिक वक्त हो गया है, लेकिन जो आंकड़े 2018 के विधानसभा चुनाव में आए थे जीत के, आपकी पार्टी ने जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की और जो जनता ने प्यार दिया, 2023 में आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यही एक बार जीत फिर से दोहराई जाएगी, जनता एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 4.5 साल में जनता ने देख लिया है, जो झूठे वादे आपकी सरकार में आने से पहले पार्टी ने किए थे, वो कुछ भी पूरे नहीं हुए। पुरजोर कोशिश बीजेपी सत्ता में आने की कर रही है और अब खुद केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मसले पर अपनी निगाह रख रहा है। कैसे आप डिफेंड करेंगे बीजेपी की इन बैठकों को और विपक्ष में बैठी बीजेपी की उन तैयारियों को? देखिए दीपक जी, निश्चित ही वित्तीय वर्ष में अब चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करती है और उसी का ही परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है कि तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। ये तो राजनीतिक दल का विषय होता है, लेकिन जहां तक रही प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने की, तो सत्ता पर किस प्रकार से जनता के विश्वास को जीतकर, जनता के भरोसे में कायम होकर और जनता का वोट पाकर जब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है भरोसा। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश से तो भरोसा है, ये जो एक नारा है, ये नारा ही नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे तथ्य हैं जो मुझे अपनी ही आवाज रिपीट हो रही है। दीपक जी थोड़ा सा उसको ठीक बात करा। चलिए मैं सही करवा देता हूं, अभी सही करवा देता हूं। लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस भूपेश है तो भरोसे का पीछे तथ्य क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारी जन घोषणा पत्र के आधार पर हमने आम जनता से राय विमर्श करके लोगों की बातों को, लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की उन अपेक्षाओं को हमने उसमें उपकृत किया और उसके बाद उसको धरातल पर लाकर, छत्तीसगढ़ देखिए मूलतः दीपक जी कृषि आधारित प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 85% कृषि आधारित यहाँ की संरचना है और लगभग आर्थिक स्थिति जो है कृषि से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री किसान पुत्र भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से किसानों का भरोसा जीता है, किसानों को जो उन्होंने वायदा किया था, कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था, आज उन वायदों को पूरा करते हुए हम अक्षरशः आगे बढ़ रहे हैं जनता की सेवा करते हुए। और उसी का परिणाम है कि और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आरोप तो विपक्ष का काम है, लेकिन आरोपों का प्रमाणित करना यह सिद्ध करता है कि उस दल की स्थिति क्या है। तो दल की स्थिति में यह है भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन इन 4.5 सालों में जितने उपचुनाव हुए दीपक जी, सारे उपचुनावों में चाहे विधानसभा के 5 उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव, सभी चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया, हमें जीत मिली है। तो आरोप एक तरफ रखिए, परिणाम एक तरफ रखिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास इन 15 सालों के बाद आज इस चुनाव में आने के लिए चेहरा ही नहीं है। तमाम बैठकों में ये बातें आती हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार का इनका पाप अभी धुला नहीं है। जनता इन बातों की समीक्षा करेगी जब चुनाव में जाएंगे। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की जो गढ़ इन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था, ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच आज भी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी राजनीतिक दल का आधार होता है कार्यकर्ता दीपक जी, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 15 साल सत्ता पर रही तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, लेकिन 2018 के चुनाव में जब चुनाव हार गए तो इनके बड़े नेताओं ने कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने ढंग से काम नहीं किया। तो कार्यकर्ताओं पर हार का ठिकरा फोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर किस आधार पर, किस चेहरे के दम पर यह चुनाव लड़ेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। रजनीश जी, अब आपसे मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि घनश्याम जी जो अपना तर्क रख रहे हैं अपनी बातों के साथ, वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिखाया यही एक बार फिर से दिखाएगी 23 के परिणाम में, 23 के चुनाव में। लेकिन रमन सिंह का वो बयान भी मुझे याद आता है जो बीते दिनों वो देते हुए कहते हैं कि दोहरी चुनौती है, लोकसभा चुनाव में भी आपको जीत हासिल करना है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी कमबैक करना है। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए सत्ता में आना, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है। और रमन सिंह जब ये बात कहते हैं तो इस बात पर मोहर लग जाती है, क्या कहेंगे? दीपक जी, कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस को छोड़ दें तो अभी जो वर्तमान में परिदृश्य देश में है और छत्तीसगढ़ में है, तो जो गरूर से, आत्ममुग्धता से और घमंड से चूर दल रहते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब राजनीतिक दल चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेते हैं। और कोई भी चुनाव को कोई भी राजनीतिक दल हल्के से नहीं लेता। कांग्रेस अलग मापदंड में है और इसी कारण देश में क्या हाल है, हंस रहे हम सब देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके जो बोलने का घमंड है, अहंकार है, वो दिखाता है कि ये कहाँ जा कर के ठहरने वाले हैं, देश की जनता इनको कहाँ ले जाएगी। बहरहाल आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनौती क्या है। निश्चित रूप से हम सरकार में 15 साल रहे, 3 में चुनाव लड़े, चुनौती मान के लड़े, 8 में लड़े, चुनौती मान के लड़े, 13 में लड़े, चुनौती मान के लड़े, और 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। 18 में भी हम चुनौती मान के लड़े थे, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जो इनकी घोषणा पत्र था और जो कसम खाए थे पवित्र गंगा जल का, इसके कारण इनको जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया, ये आत्ममुग्ध 4 महीना और रहे। बड़ी बड़ी बातें करे टीवी में कि भरोसा है, भरोसा है। वो भरोसा जब जा रहे हैं ना तो दिख रहा है। अरे भ्रष्टाचार की बात करने वाले, शराब माफिया, लैंड माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में, छत्तीसगढ़ की जनता देख रहे है कितने 100 करोड़, कितने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। सबके साथ धोखा, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, शराबबंदी के नाम पर हर लोगों के साथ छल कपट किया है। इसलिए इस सरकार का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी
का हर कार्यकर्ता ये आत्ममुग्ध रहें, ईश्वर इनको इसी प्रकार की सद्बुद्धि दे कि ठीक। आत्ममुग्ध भरोसा है 70 सीट जीतेंगे, ये करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ये 2000 से 2003 में भी इसी प्रकार की बात करते थे, कहीं दिख नहीं रहा है, कोई चेहरा नहीं है। इनका चेहरा कौन है अभी इन्हीं को नहीं मालूम है। इनका चेहरा अभी मैं सुनता हूं, सबका बयान सुन रहा था कि इनका घमासान अभी जब चलता है ना, अभी और देखिएगा, अभी तो इसी विषय में आने वाले समय में डिबेट होगा कि इनका क्या हाल होगा। देश में जो हाल है छत्तीसगढ़ में आने वाले बहुत जल्दी इनका दिखना शुरू हो जाएगा, इनका भ्रम टूट के रहेगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं राम अवतार जी आपसे चाहूंगा टिप्पणी इस पूरे मसले पर। जो विषय हमारा आज का बेशक बड़ा क्लियर है, लेकिन दोनों मेहमानों को भी आपने सुना और कई दफा मैं भी बड़ा अचरज में हो जाता हूं, क्योंकि लगातार बीते दिनों कई डिबेट्स में चाहे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मेहमान हो, कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान हो, घमंड का बड़ा जिक्र होता है कि सामने वाली पार्टी घमंड में है, इनके नेता इनके कार्यकर्ता घमंड में है। कांग्रेस कहती है कि सत्ता से जाने के बाद भी इनका घमंड अभी तक दूर नहीं हुआ। बीजेपी कहती है कि सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार घमंड में आ गई है। मुद्दे अनेक हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता वोट करने से पहले शायद सोचेगी भी, और दोनों ही राजनीतिक दल उन मुद्दों को भुनाने में जुटे भी हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी अब बीजेपी वापस सत्ता में आने के लिए कर रही है, तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर तिवारी जी? देखिए, जनता घमंड को हर बार तोड़ने की कोशिश करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं और को जो घमंड था उसको जनता ने जबरदस्त तरीके से चूर चूर किया है। तो इससे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए और देखते रहना चाहिए। जनता सब कुछ जानती है, देखती है, और जब उसको बर्दाश्त से बाहर होता है तो वो सड़क में वापस आपको संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव भूपेश बघेल के सरकार का जनमत संग्रह है। अब वो जनता के बीच इस सरकार का क्या रुख है, क्या संदेश है, उनके बनाई गई योजना का जमीनी आधार क्या है, और विपक्ष ने जो सरकार है भूपेश की सरकार, उसको किस तरह आईना दिखाया, उनकी कमजोरियों को उजागर करने में कितना सफल हो पाए, ये सब चीज़ दिखेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिस अनुसार से विपक्ष को तेज तर्रार भूमिका निभानी चाहिए था, जैसे आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जैसे दबंग नेताओं की भीड़ उनके पास दिल्ली में है, वैसे ही यहाँ पर भी लोग हैं, मगर उस तरह से दबंगता से, सक्रियता से जनता के पास पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, यही भ्रम है और यही चिंता है पार्टी को। इसीलिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ पहली पीढ़ी जो वर्तमान 15 साल राज की है, क्या उनको रखा जाए या ना रखा जाए, नई पीढ़ी को तवज्जो दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए, अलग अलग तरीके से। राम अवतार जी, जो ये बातें कही जा रही थी कि बीजेपी सक्रिय नहीं दिख रही है, एक विपक्ष की भूमिका में मजबूत सक्रिय स्थिति में बीजेपी नहीं दिख रही है, तो चुनाव के इन 6-7 महीने पहले क्या आप मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी अब वापस उस सक्रिय और तेज भूमिका में आ गई है चुनाव लड़ने की? अब चुनाव के करीब आते आते भाजपा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव, उनकी रोड मैप, उनकी रणनीतियों के चलते स्थानीय नेतृत्व सक्रिय हो गई है और कई ऐसे मुद्दों को जोड़ता तरीके से उठा रही है। शायद इसी तरह अगर भूमिका रही तो ज़्यादा अच्छा होगा पार्टी के लिए, और इस दिशा में उनका गंभीर मंथन, चिंतन, रोड मैप तैयार हो रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे कैसे भूपेश सरकार को घेरा जा सकता है, उनके संगठन में क्या कमजोरी है, सत्ता में क्या कमजोरी है, किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय एजेंसियों के जरिए सरकार को रोकने की कोशिश कर सकती है। ये तमाम मुद्दों पर जो नेता है उनके वो सक्रिय हैं, मुद्दे तैयार कर रहे हैं। उसमें जनता का क्या रुख है ये देखना है कि आगामी महंगाई का मुद्दा आता है या किसान का मुद्दा आता है या युवा कितने प्रभावित हैं, कितने लोगों को मकान मिल पाया है। तो ये सब मुद्दों पे लगातार अपनी अपनी पार्टी
अपने तरीके से सभी पार्टियां अपने पक्ष रख रही हैं, परंतु अगर गांव में देखेंगे, किसानों को देखेंगे जी। तो इस सरकार से खुश नजर आते हैं। ठीक। वो एक चुनौती जो भाजपा के सामने है कि इस चुनौती का विकल्प कैसे निकाला जाए, तो सबसे बड़ी चुनौतियों का विकल्प निकालने के लिए मंथन में लगे हैं। दूसरी तरफ उनकी जो इकाई है, जो एक मजबूत इकाई मानी जाती है भाजपा के संगठन को सक्रिय करने का, उनके नेतृत्व को गांव-गांव तक जनसंवाद के तरीके से पहुंचने का, उसकी कोशिश हो रही है। उसमें कितने सफल होते हैं, आपस की भाजपा की गुटबाजी इन दिनों कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में उनका ओम माथुर, नितिन नवीन, ऐसे जो केंद्रीय नेतृत्व है जी। वो नेतृत्व इस यहाँ की स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है, ठीक। कैसे कार्यकर्ताओं को पहले सक्रिय किया जाए, जनता को विश्वास में लेने के बाद में। अभी तक कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर घर से बाहर निकालने का, उनको सक्रिय करने का और जनता के बीच पहुंचना उतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम था। यानी इसीलिए उस वो स्ट्रेटेजी नेतृत्व पर भी बार-बार बदलते रहे। पार्टी अब बीजेपी काम नेतृत्व कर रही के है। सक्रिय होने के बाद बिल्कुल, जो राम अवतार तिवारी जी कह रहे हैं और स्थितियां जितना मैं कुछ समझ ठीक पा रहा होती जा हूँ रही है। उस स्ट्रेटेजी पर पार्टी काम करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका कितना लाभ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तिवारी जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए घनश्याम जी, पहले तो मैं चाहूंगा जल्दी से आप जवाब दे दें। रजनीश जी ने जो सवाल उठाए हैं और जो आरोप आप पर लगाए हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से आप पहले तो उनका जवाब दे दें। आज सुनाई नहीं पड़ी किन्हीं कारणों से। जी घनश्याम जी, मेरी आवाज फिर से डबल आ रही है, लेकिन जितना मैं सुन पाया रजनीश जी को, एक बात बहुत स्पष्ट है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम जब चर्चा करने बैठे हैं तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में दीपक जी 36 गुट हैं और 36 गुट में इतनी घमासान सर फुटअव्वल है कि इन्हें एक होने में 4.5 वर्ष लग गए और उसके बावजूद भी स्थिति कुछ सामान्य नहीं है। तभी इन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया और इनको समझाया कि पहले एक होइए, उसके बाद आप सत्ता पक्ष से लड़िएगा। ये सारी प्राथमिकताएं रूप से दिखाई पड़ रही है। लेकिन जहां तक जितनी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो गुजरात के चुनाव की बात करूं, चाहे अन्य राज्यों के चुनाव की बात करूं, मुझे तो चिंता इस बात की है कि आने वाले चुनाव में रजनीश सिंह जी को टिकट मिलेगी या नहीं, क्योंकि न तो उनका परफॉर्मेंस सही है और न वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो नया फार्मूला है, गुजरात फार्मूला, उसमें जो वर्तमान विधायकों को टिकट देने का विषय है। तो मुझे चिंता है रजनीश जी को दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं। लेकिन जहां तक रही बात आरोप और भ्रष्टाचार की, मैं आपको बता दूं दीपक जी, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, 30 साल तक राज करेंगे। और यह प्रमाणित है, कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा है। और छत्तीसगढ़ की ये जनता जानती है, जिस प्रकार से पनामा पेपर्स में घोटाला, छत्तीसगढ़ के नान में घोटाला, रमन सिंह जी, वीणा सिंह जी, दामाद बाबू और उसके बाद कहीं ना कहीं पुत्र अभिषेक सिंह जी, तो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो गढ़ इन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और उसी का परिणाम है कि ये 15 सालों में 14 सीटों पर आकर टिके हैं। विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पर आरोप लगाएं, लेकिन दीपक जी ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भारतीय जनता पार्टी विरोध तो सत्ता का करती रही, लेकिन जनहित की योजनाओं का जिस प्रकार से इन्होंने विरोध किया और उसी का परिणाम है कि इन 4.5 सालों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और ये क्या कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं लोगों के हम घमंड में, अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, वायदों को पूरा किया है, ये अगर हमारा घमंड है तो निश्चित ये घमंड हम दोबारा करेंगे। किसानों के हम उनकी मेहनत का मोल दे रहे हैं और यह हमारा घमंड है, तो हम घमंड दोबारा करेंगे। आदिवासियों की आपकी छीनी हुई जमीन हमने लौटाई है और यह हमारा घमंड है, तो यह हम घमंड दोबारा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को गुमराह करके बड़ी बड़ी बातें करना, क्या कहा था इससे पहले अमित शाह जी ने, अब की बार 70 पार, और स्थिति क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी 14 पर और कांग्रेस है सत्ता पर। तो पिछले दिन आए छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह जी क्या कहते हैं कि भाजपा की सरकार लाई है, चुटकी में नक्सलवाद समाप्त करेंगे। अरे भाई 15 साल तक इस प्रदेश में सत्ता पर रही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में नहीं नरेंद्र मोदी जी की सत्ता, लेकिन कभी भी इन्हें नक्सलवाद समस्या नहीं दिखी। आज सत्ता के लालच में ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि चुटकी में हम
नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ की मैं गरीब जनता, मैं लौटूंगा। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठीक है। आप ठगना का काम मत करिए। दूसरी बात, ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ को समझ ही नहीं पाए। ये छत्तीसगढ़ मातारी का अपमान करते हैं, ये छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा देते हैं। तो जिनको छत्तीसगढ़ मातारी की मान सम्मान का ध्यान नहीं, वो चलिए, छत्तीसगढ़ के मैं विषय जवाब पर ले लेता कभी हूं। बोल के रजनीश जी, जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। रजनीश जी एक तो मैं घनश्याम तिवारी जी को जिस तरह के उन्होंने बिना कोई तथ्य के आरोप लगाए हैं उनको माफ़ी मांगना चाहिए और आपको भी उनको रोकना था। मैं इनके तमाम नेता जो बेल में हैं और जेल में हैं, जिनके बेटे को रोज ईडी लेके जा रही है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे किसका जेल में है, कितने नेताओं के घर में छापा पड़ गया। कुछ शर्म करो तिवारी जी। मेरी चिंता मत करो मुझको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी शुभकामनाएं आपको मिल जाए। अभी सर्वे जो आ रहा है ना आपके विधायकों के बारे में, आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं उसकी चिंता करो। कितने 45 का परफॉर्मेंस खराब है, इतना का खराब है। और भ्रष्टाचार में जितना सिर से पांव तक डूबे हो, जितने घर में छापे पड़ रहे हैं, उसका भी क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इतना ये समझ रहे हो ना, आने वाले समय में लेकिन रजनीश जी, घनश्याम जी तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं से जब ये सवाल पूछा भूतपूर्व में, तो उनका कहना है कि सिर्फ छापे पड़ने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार में हम छापे पड़े। ईडी की रूटीन कार्रवाई है, कुछ प्रमाणिक अभी आप तो बताओ भ्रष्टाचार में आपको मिला चलिए, क्या? घनश्याम जी भी वही कह रहे हैं। आप जिस मिला प्रकार है से उसका संवैधानिक संस्थाओं मैं उसी को का बता रहा हूं। जिस प्रकार अरे से राजनीतिक दुरुपयोग आपने कर रहे हैं ना, किस ये देश देख रहा है। किस आधार पर पैमाना कहा आपने? अरे किस आधार पर पैमाना कहा आपने? किस आधार पर कहा? किस आधार पर लौटे हैं? जिन राज्यों में चुनाव होता है रजनीश जी, आपकी केंद्र की सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, ये देश की जनता देख रही है। वही कुछ छत्तीसगढ़ में सरकार में क्या कर रहे हो? आप सफल होने वाले एक एक करके बारी बारी से रखिए आप बात। घनश्याम जी, दीपक जी, घनश्याम जी, रजनीश जी को जरा बोलने दीजिए। यदि इस तरह से बात करेंगे तो इनको बात करने को नहीं मिलेगा। ये तथ्य के साथ इन्होंने आरोप लगाए, तथ्य के साथ आरोप लगाए हैं। जिनके ऊपर आरोप लगाए कौन से तथ्य था? इनके सरकार में औकात नहीं है क्या? 4 साल हो गया है, सबूत के साथ पेश करते। और ईडी ने क्या पाया है? अरे ईडी ने क्या पाया है? अरे बताओ ना, बताओ ना क्या हुआ? मेडिकल दुकान का एड्रेस किसका है? बताइए आप ये बात। कहाँ है? बताओ ना कहाँ है? के बाद अरे इस कहाँ बात को बताओ ना? मुकरने का काम कहाँ भारतीय बताओ जनता ना? पार्टी करती रही। कहाँ है? बताओ ना। कवर्धा में अभिषेक सिंह कोयला कौन का है? ट्रांसपोर्टिंग बताते कौन क्यों कर नहीं रहा आप है? लोग? किसका नाम है? कोयला का ट्रांसपोर्टिंग में किसका नाम है मालूम है? बताइए अभी किसके साफ बेटे को सिंह 20 बार किसका ईडी नाम बुला है? चुका है। देखिए ये मैं समझता हूँ ये जवाब शायद जब जांच पूरी होगी, कार्रवाई पूरी होगी तभी मिल पाएंगे। लेकिन ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप, लेकिन ये जांच पूरी होने पर, कार्रवाई पूरी होने पर पता चलेगा। लेकिन अब बारी बारी से बात करके बेहतर होगा। आरोप लगाएंगे तिनको तो सारे नेता इनके जेल जाने वाले। चलिए हम जुड़ेंगे अगली बार, और मैं बेहतर घनश्याम जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ तथ्य लेकर आए। जरूर इस मसले पर हम एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन अब समय चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे यही समाप्त करनी होगी चर्चा। रजनीश जी, घनश्याम जी और राम अवतार जी, आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।